नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएन नंबर 1 स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो 4 भागों में बांटा गया है। अगर हम नॉर्मली देखें तो वो राजस्थान का भौतिक जो स्वरूप है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला, मरुस्थलीय प्रदेश। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान जाना ही जाता अपने मरुस्थल के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा हो गया वो हो गया राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो हो गया वो हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला है वो उसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो राजस्थान के अंदर है। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे जो प्राचीन पर्वत है वो अरावली पर्वत है। तो जो दूसरा जो स्वरूप भौतिक स्वरूप हो गया वो हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो राजस्थान का है वो है पूरी प्रदेश। और जो चौथा है वो है हाड़ौती का पठार। तो अभी तक हमने यही देखा है कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा, पूरी मैदानी प्रदेश। और चौथा जो हो गया वो हो गया अपना हाड़ौती का पठार। चलिए दोस्तों, अब इस क्षेत्र को थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। अब अगर हम राजस्थान के मैप में अगर हम देखें कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये है जालोर। तो ये लगभग जालोर के यहाँ से स्टार्ट होता हुआ नागौर से निकलता हुआ सीकर झुंझुनू यहाँ से निकलता हुआ ऐसे निकल जाता है। तो ये जो प्रदेश है ना वो है मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जो एरिया है अपना इस लाइन के इधर वाला वो सारा मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। इसे हम शुष्क, राजस्थान का शुष्क प्रदेश भी कहते हैं, शुष्क प्रदेश। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश अपना हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरे की कि अरावली पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो आपके लगभग यहाँ बांसवाड़ा के बीच से निकलता है। ऐसे बांसवाड़ा से निकलता हुआ अजमेर में यहाँ बीच में ये थोड़ा संकरा हो जाता है और फिर जयपुर और अलवर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये अधिक चौड़ा होगा, यहाँ से लगभग ये ऐसा ये निकल जाता है। तो ये जो प्रदेश हो गया वो हो गया अरावलीय प्रदेश। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान का दक्षिण में है वहाँ पे जो अरावली का विस्तार है वो ज़्यादा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो अरावली का विस्तार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो राजस्थान के दक्षिण में है। और अगर सबसे कम विस्तार बोले तो वो अजमेर की तरफ, जो अजमेर वाला ये दोस्तों जो जिला है वो अजमेर है। तो अजमेर के आसपास जो अरावली का जो क्षेत्र है वो कम विस्तृत है बजाय दक्षिण के। तो आप इसे बिल्कुल आप जो अभी हमने मैप में देखा उससे भी आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आते हैं तो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है वो है उसका विस्तार थोड़ा कम हो जाता है, मतलब जो उसका स्पेस है वो कम हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो हाड़ौती का पठार है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। तो हाड़ौती का पठार बिल्कुल यहीं पे होगा। अगर हम बात करें हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती का जो पठार है वो लगभग, बात करें हम हाड़ौती पठार की तो फिर वो लगभग कुछ इस तरीके से जो ये भाग है वो हाड़ौती का पठार है। तो ये अपना हो गया हाड़ौती का पठार। और जो बचा वो अपना हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये जो चौथा पार्ट हो गया वो है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये अपना जो पार्ट है वो हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ें मैप में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट रहे कि मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा, अरावली पर्वत जो प्रदेश है वो कौन सा है, हाड़ौती का पठार कौन सा है। तो आपको ये सारी चीज़ें मैप में पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको मैप में सारी चीज़ें दिखा के बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रदेश है और वो है अपना मरुस्थलीय प्रदेश। उससे हम देखते हैं कि ये किस तरह है, किस प्रकार है। तो दोस्तों हम देखते हैं
कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको और भी कई नामों से क्वेश्चंस आ चुका है और जाना जाता है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या फिर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। तो ये अपन मरुस्थलीय प्रदेश को ही कहते हैं। तो ये सारे आप नाम भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में इन नामों से क्वेश्चन आए तो आप कन्फ्यूज ना हो। तो दोस्तों, जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो प्राचीन भूखंड देखें तो ये 33 सागर का अवशेष है। जो अपना थार का मरुस्थल है या फिर अपना जो राजस्थान का मरुस्थल है, वो जो 33 सागर है, ये सबसे प्राचीनतम अवशेषों या फिर सबसे जो भूखंड है, तो 33 सागर जो है उसका जो पार्ट है वो है मरुस्थलीय प्रदेश। इसी से अपना जो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है वो 33 सागर से ही बना है। तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार का मरुस्थल, इन दोनों उपनामों से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार का मरुस्थल भी कहते हैं। बात करें इस पूरे एरिया की, जैसे कि दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो लगभग अगर देखें तो आधे से भी ज़्यादा जो क्षेत्र है आएगा तो वो राजस्थान का इस मरुस्थलीय पार्ट में आ जाता है। तो अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का लगभग 2/3 क्षेत्र मरुस्थलीय भाग है। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2/3 भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगर बात करें परसेंटेज की तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%, जो 61.11% है वो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे कितनी राजस्थान की जनसंख्या रहती है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% हिस्सा इस क्षेत्र में रहता है। हमें ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मरुस्थलीय भाग है, तो वो हो गया 61.11%। मरुस्थलीय भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं, तो वो हो गया 40% जो लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। बात करते हैं कि इस ये जो क्षेत्र है उसमें वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो लगभग 20 से 50, ये प्रतिशत नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे 20 से 50 सेंटीमीटर, 20 से 50 सेंटीमीटर है जो यहाँ पे वर्षा होती है। इसके साथ में ये जो अपना राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल है, वो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला और जनघनत्व वाला जो है वो मरुस्थल है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी और जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो अपना थार का मरुस्थल या फिर राजस्थान का मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट आप जो भी कहो वही है। तो सर्वाधिक आबादी वाला ये जो रेगिस्तान है वो है। और बात करें सर्वाधिक जैव विविधता वाला, तो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी अपना ये जो थार का मरुस्थल है वो है। अब दोस्तों, जो ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और जो दूसरा है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अगर मैं आपको ये मैप में दिखाऊं तो आप इस तरीके से ये कुछ हो जाएगा। दोस्तों मैप में ये यहाँ जो बाड़मेर है, यहाँ पे ये बाड़मेर है, तो बाड़मेर के ये यहाँ से यूं, तो ये पीली लाइन के जो इधर वाला है वो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और जो पीली लाइन के इधर है इसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों अभी तक हमने कुछ नहीं किया है कि जो राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश है उससे हमने दो भागों में बांटा, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और जो दूसरा है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। चलिए हम आगे देखते हैं कि हमने बांट लिया कि राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको हमने दो भागों में बांटा, एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और जो दूसरा है वो हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। बात करें अपन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर वाला लगभग कुछ क्षेत्र आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसलमेर हो गया, ये वाला जैसलमेर, ये हो गया बाड़मेर, ये भी यहाँ पे जोधपुर है, तो यहाँ पे जोधपुर का कुछ पार्ट और ये है बीकानेर। तो मेनली ये 4 जिले ही हैं जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं।
तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये दो पार्ट हो गए। बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो इसमें है जो रेत के टीले। दोस्तों जो रेगिस्तान की जो रेत है उसे हम बालू बोलते हैं। तो यहाँ पे बालू के बहुत सारे टीले बनते हैं जिन्हें हम बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है बालू का स्तूप। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में है जो बालू का स्तूप पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं रेत के टीले। रेत नहीं दोस्तों, बालू के टीले या बालू के टीले। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो 3 प्रकार के टीले पाए जाते हैं। जो पहला है वो है बरखान, जो दूसरा है वो है पैराबोलिक, और जो तीसरा है वो है रेखीय। तो दोस्तों जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे जो बहुत सारी बालू पाई जाती है, आपको पता है कि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रेत होती है, उसे हम बालू कहते हैं। तो वहाँ पे जो तेज़ हवाएं चलती है तो बालू के टीले बनते हैं, अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो उनमें अगर मेनली देखें तो 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वो अगर बालू का स्तूप है तो उसका है बरखान, दूसरा है पैराबोलिक और तीसरा है रेखीय। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी आ चुका है पहले कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो ये तीनों थे और एक चौथा ऑप्शन था वो नहीं था। तो आपको ये 3 याद रखने, एक तो बरखान, पैराबोलिक और रेखीय। बात करें बरखान की तो ये अर्धचंद्राकार प्रकार का टीला होता है। ये जो बालू का स्तूप है वो अर्धचंद्राकार का जो है वो रेत या फिर बालू का टीला होता है। इसमें मतलब हमें आधा चांद की प्रकार की आकृति दिखती है, ये इस प्रकार का टीला बनता है। बात करें पैराबोलिक की तो ये लगभग पिन के आकार का, लगभग ये देखिए इस तरीके से जो रेत के टीले बनते हैं रेगिस्तान में उसे हम पैराबोलिक कहते हैं। और रेखीय तो एकदम सिंपल होते हैं लेकिन रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 प्रकार के हैं जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में टीले पाए जाते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। तो दोस्तों आगे हमने अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी हमने 4 भागों में बांटा है। जो पहला पार्ट है वो हो गया बांगर या फिर शेखावटी प्रदेश, जो दूसरा हो गया वो हो गया गग्गर का मैदान, और तीसरा हो गया वो है उच्च नागौरी प्रदेश, और जो चौथा है वो है गोंडवाना प्रदेश या फिर लूनी बेसिन। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो मरुस्थल का पार्ट था, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। ये मरुस्थल का पार्ट है, उसको हमने 2 भागों में बांटा है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में और एक बांटा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। मरुस्थलीय प्रदेश में ज़्यादा हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एरिया है, ताकि हमें कभी भी अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछे तो हमें कुछ चीज़ें पता रहे। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में हमें सिर्फ यही चीज़ें जाननी है कि जो बालू का स्तूप है वो किस किस प्रकार के हैं। तो ये सारा हमने जान लिया कि बालू का स्तूप है जो 3 प्रकार की है, बरखान, पैराबोलिक और रेखीय। उसके बाद में जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने 4 भागों में बांटा है। पहला बांगर या शेखावटी प्रदेश, दूसरा है जो गग्गर का मैदान है, तीसरा उच्च नागौरी प्रदेश, और जो चौथा है वो है गोंडवाना प्रदेश या फिर लूनी बेसिन। दोस्तों इनकी हमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है नहीं। और अगर बात करें बांगर या शेखावटी प्रदेश को मैप में, तो हम देखते हैं मैप में ये कहाँ पे है। तो जो शेखावटी प्रदेश है, शेखावटी की बात करें तो ये है ना आपके जो सिक्कर चुरू झुंझुनू है, तो सिक्कर चुरू झुंझुनू ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये शेखावटी प्रदेश कहलाता है। तो इसका जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसे हम शेखावटी या फिर बांगर प्रदेश कहते हैं। तो ये जो 3 जिलों वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है कौन सा, शेखावटी। दोस्तों इसमें एक चीज़ है जो आप याद रख लीजिएगा शेखावटी प्रदेश में, वो ये है कि यहाँ कुएं को
जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। यहाँ कुएं को जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। ये आप इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर यहाँ से मतलब एक एग्ज़ाम में जो राजस्थान का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि गोंडवाना प्रदेश है वो राजस्थान के किस वृहद भाग का हिस्सा है, तो उसका जो सिंपली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश या फिर शुष्क प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको इन 4 पार्ट्स का पता होना चाहिए कि ये पार्ट्स हैं। बात करें घग्गर के मैदान की, तो जो घग्गर का मैदान है वो जो अपना श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है, वो जो जिला है वो घग्गर का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। देखिए मैप में देख लेते हैं, ये जो ऊपर वाला जिला है ये कहलाता है घग्गर का मैदानी क्षेत्र। इसे घग्गर का मैदानी क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक अपनी अंतर प्रवाह नदियों में हम पढ़ेंगे कि यहाँ के अंदर से जो है वो घग्गर नदी निकलती है। इन दोनों जिलों से घग्गर नदी निकलती है, इसलिए हम इसे घग्गर का मैदानी भाग कहते हैं। ये चीज़ हम नदियों में पढ़ेंगे। तो जो गंगानगर है और हनुमानगढ़ जिला है उसके जो क्षेत्र है उससे हम घग्गर का मैदान बोलते हैं। बात करें उच्च नागौरी प्रदेश की, तो जो नागौरी प्रदेश है यहाँ से हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि नागौर और जो अजमेर की सीमा है वहाँ पे एक पट्टी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कुबड़ पट्टी। तो जो कुबड़ पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो नागौर और अजमेर की जो सीमा है वहाँ पे कुबड़ पट्टी पाई जाती है। तो ये एक पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इससे ध्यान रखिए कि जो कुबड़ पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, वो नागौर और अजमेर के क्षेत्र पर कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी दोस्तों इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो फास्फोरस युक्त है, और उसकी पीने की वजह से जब बुढ़ापा आता है तो जो बॉडी होती है वो, आपको पता है कि बूढ़े को हम देखते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को, तो किन्हीं की बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, तो वो मतलब हम बोलते हैं कि कूब निकल गई। तो उसी वजह से इसे कुबड़ पट्टी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो पानी खारा है उसी वजह से ये चीज़ है, तो हम इसे यहाँ पे कुबड़ पट्टी बोलते हैं। और दोस्तों गोंडवाना प्रदेश का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन मतलब लगभग इसी टाइप का है कि गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के कौन से हिस्से का, कौन से वृहद भाग का हिस्सा है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। वो ये है कि राजस्थान का जो शुष्क प्रदेश है उसका ये भाग है। दोस्तों जो गोंडवाना प्रदेश है वो हम जो लूनी नदी है उसके जो अपवाह जो क्षेत्र है उसको हम गोंडवाना प्रदेश कहते हैं या फिर लूनी बेसिन कहते हैं। तो जो लूनी नदी है के अपवाह क्षेत्र को, अपवाह क्षेत्र जो है लूनी नदी का, उससे ही हम गोंडवाना प्रदेश करते हैं। बात करते हैं कि ये इसका क्षेत्र कौन कौन से जिले में है, तो हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो जोधपुर, जालोर और पाली, जोधपुर जालोर और पाली का जो कुछ क्षेत्र है उसे हम गोंडवाना प्रदेश कहते हैं। तो सिंपली जो गोंडवाना प्रदेश है वो जो लूनी नदी है उसके जो अपवाह क्षेत्र है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो लूनी नदी है उसके अपवाह क्षेत्र को ही हम लूनी बेसिन या फिर गोंडवाना प्रदेश बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमने जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो हमने लगभग जो है वो पूरा देख लिया है। तो अगर हम फटाक से रिवीजन करें तो हमने सबसे पहले जो राजस्थान के जो 4 हिस्सों में हमने इसके स्वरूप को बांटा, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। फिर हमने जो है मरुस्थलीय प्रदेश को देखा कि ये जो है वो राजस्थान का लगभग 61.11% में जो राजस्थान का मरुस्थल है वो फैला हुआ है। और फिर हमने कुछ चीज़ें देखी कि इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसका जो ये राजस्थान के कुल 2/3 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या जो निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक आबादी और जनघनत्व वाला ये रेगिस्तान है, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी ये रेगिस्तान है। फिर हमने राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा, और उसमें था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने फिर 4 भागों में बांटा,
और उसमें जो पहला था वो था शेखावाटी प्रदेश, फिर था गग्गर का मैदान, उच्च नागौरी प्रदेश और गोंडवाना प्रदेश या फिर लूनी बेसिन। फिर हमने शेखावाटी प्रदेश के बारे में मैप में देखा कि जो सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, सिक्कर चूरू और झुंझुनू, तो ये जो क्षेत्र है वो शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। फिर हमने गग्गर का मैदान देखा, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जिला है वो गग्गर का मैदान कहलाता है। फिर हमने उच्च नागौरी प्रदेश देखी। तो दोस्तों ये उच्च नागौरी प्रदेश है वो नागौर जिले का जो नागौर जिला और उसके आसपास का जो थोड़ा सा क्षेत्र है वही इसमें आता है। आपको नाम से भी पता चल रहा है कि जो नागौरी प्रदेश है वो नागौर के आसपास ही फैला हुआ होगा। बट इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ चुका है, वो कुबड़ पट्टी का है कि कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है। तो अजमेर और नागौर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर कुबड़ पट्टी पाई जाती है। फिर हमने जो देखा वो देखा गोंडवाना प्रदेश या फिर लूनी बेसिन। तो जो गोंडवाना प्रदेश है वो लूनी नदी है उसका जो अपवाह क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम गोंडवाना प्रदेश कहते हैं। तो इसमें अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर, जालौर और जो पाली वाला क्षेत्र है वो कुछ क्षेत्र इसमें आता है। तो दोस्तों हमारा ये जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है वो तो हो गया है। अब इसके साथ ही हम एक जो प्रदेश है वो एक और देख लेते हैं, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम उससे पहले देख लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है उसकी आपको मैं एक बार ये मैप में दिखा देता हूँ कि हम कौन सा कर रहे हैं। दोस्तों ये जो है ना पूर्वी मैदानी भाग, ये वाला, ये जो एरिया है ये वाला, तो ये जो है मैं आपको अब ये जो प्रदेश है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो जो पूर्वी मैदानी भाग है इसमें हम बात करें कि ये कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये 23% है। जो पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है। बात करें यहाँ पर जनसंख्या जो है वो कितनी निवास करती है, तो बात करें यहाँ की जनसंख्या की तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% जो है वो इस क्षेत्र में निवास करती है। बात करें यहाँ पर वर्षा की तो यहाँ पे वर्षा ठीक ठाक होती है, 50 से जो 80 सेंटीमीटर वर्षा है वो यहाँ पर होती है। तो दोस्तों हमने 3 पॉइंट देखे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, वो है राजस्थान के क्षेत्रफल का 23%। बात करें यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या की तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% जो है वो यहाँ पे रहती है। बात करें यहाँ पे वर्षा की तो यहाँ पे वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। अब दोस्तों जो ये पूर्वी मैदानी भाग है इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग हो गया वो हो गया चंबल बेसिन, दूसरा जो भाग हो गया वो हो गया माही या फिर छप्पन बेसिन, तीसरा जो भाग हो गया वो हो गया बनास बेसिन, और जो इसी का चौथा भाग है वो है बाणगंगा मैदान, बाणगंगा का मैदान। तो दोस्तों ये जो पूर्वी भाग है इससे हमने आगे चल के 4 भागों में बांटा। एक तो चंबल बेसिन, दूसरा माही या छप्पन बेसिन, तीसरा हो गया बनास बेसिन और जो चौथा हो गया वो हो गया बाणगंगा का मैदान। दोस्तों जो चंबल बेसिन है वो चंबल नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो चंबल बेसिन है, तो ये लगभग कोटा के आसपास का जो क्षेत्र है वो है। बात करें माही या छप्पन बेसिन तो जो माही नदी है उसका जो नदी का अपवाह क्षेत्र है वो माही बेसिन है, और बनास नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो बनास बेसिन, और बाणगंगा मैदान, तो दोस्तों बाणगंगा जो नदी है वो जयपुर के लगभग है, तो जयपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो बाणगंगा के मैदान में आता है। तो दोस्तों इस पूर्वी मैदान में हमने देखा इसका क्षेत्रफल 23% है, जनसंख्या 39% राजस्थान की, और जो वर्षा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये जो पूर्वी मैदान है, बात करें इसकी जलवायु की तो इसकी जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पे है जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़
यहाँ पे जलोढ़ दोमट जो मृदा है वो पाई जाती है, जलोढ़ दोमट मृदा, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। सर्वाधिक जो उपजाऊ मृदा है वो ये है। दोस्तों जो पूर्वी मैदान है उसका जो उत्तरी भाग है, दोस्तों मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये पूर्वी मैदानी भाग है वो ये वाला जो भाग है, ये तो अपना यहाँ से तो ये हाड़ौती हो गया, तो ये जो भाग है, तो इसका जो ये दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी भाग है उसे कहा जाता है मेवाड़ का मैदान, और इसका जो उत्तरी भाग है उसे कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। तो दोस्तों जो ये अपना ये जो क्षेत्र है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के उत्तरी भाग को कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान, और जो दक्षिणी भाग है उसे कहा जाता है मेवाड़ का मैदान। तो दोस्तों हमने पूर्वी मैदानी भाग भी देख लिया, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सारी चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी। इसको 4 भागों में बांटा गया है, चंबल बेसिन, माही या छप्पन बेसिन, बनास बेसिन या फिर बाण गंगा का बेसिन। तो इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है, तो कोई भी 3 दे देंगे और चौथा कोई दूसरा दे देंगे, तो हमें वो सेलेक्ट करना है। तो इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन चारों को ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के जो 2 भौगोलिक भाग हैं वो हमने देखे, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और जो दूसरा हमने देखा वो देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश। कल की क्लास में हम जो राजस्थान का जो 2 भाग बचे हुए, एक तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो दूसरा बचा है वो है हाड़ौती का पठार, तो ये दोनों जो भाग है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।